नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रहने वाले रवि राणा ने निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई खर्च की अधिकतम सीमा 28 लाख रुपए से कहीं अधिक राशि अपने चुनाव प्रचार पर खर्च की थी। इस आशय की शिकायत शिवसेना के जिला प्रमुख सुनील खराटे व सेना पदाधिकारी सुनील भालेराव द्वारा जिला निर्वाचन विभाग सहित केंद्रीय निर्वाचन आयोग से की गई थी, जिस पर हुई सुनवाई के उपरांत केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने शिकायत को खारिज करते हुए कहा कि रवि राणा ने वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में अधिकतम सीमा से अधिक खर्च नहीं किया है। निर्वाचन आयोग द्वारा विगत 1 अप्रैल को दिए गए इस निर्णय से वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र से विजयी रहे विधायक रवि राणा को काफी बड़ी राहत मिल गई है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद शिवसेना पदाधिकारियों सुनील खराटे व सुनील भालेराव ने 21 नवंबर 2019 को जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष विधायक रवि राणा के खिलाफ निर्वाचन आयोग के नियमों व निर्देशों के उल्लंघन को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि विधायक रवि राणा ने निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई खर्च की अधिकतम सीमा 28 लाख रुपए से अधिक रकम अपने चुनाव प्रचार के दौरान खर्च की है। अतः मामले की जाँच करते हुए विधायक रवि राणा के निर्वाचन को खारिज किया जाए, लेकिन तमाम जाँच पड़ताल के पश्चात केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा इस शिकायत को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही इस संदर्भ में जारी आदेश में कहा गया है कि विधायक रवि राणा ने निर्वाचन प्रक्रिया एवं खर्च संबंधी किसी भी कानून व निर्देश का कोई उल्लंघन नहीं किया था। रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की ओर जाने वाले मार्ग पर उस्मानिया मस्जिद के सामने स्थित शिवाजी कॉम्प्लेक्स में आज दोपहर करीब 1:45 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। चांदू रेलवे निवासी प्रकाश विश्वकर्मा नामक व्यक्ति के होम्यो क्लिनिक में आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम ने 6 वाहनों की सहायता से कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। इस आग में किसी भी तरह की जनहानि होने की कोई खबर नहीं है। इस कॉम्प्लेक्स में 30 से अधिक फर्नीचर की दुकानें हैं। वहीं तीसरे माले पर जहां आग लगी उसके ठीक ऊपर कुछ कोचिंग क्लासेस व निजी ट्यूशन क्लासेस भी चलते हैं। घटना के समय यहां पर विभिन्न कोचिंग क्लासेस में 200 से अधिक बच्चे पढ़ रहे थे। दमकल विभाग ने समय सूचकता दिखाते हुए कॉम्प्लेक्स के पिछले रास्ते से सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। वक्त पर दिखाई गई सतर्कता के चलते बड़ी अनहोनी टल गई। बताया जाता है इस कॉम्प्लेक्स में अब तक किसी भी तरह का कोई फायर ऑडिट नहीं कराया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए दमकल विभाग के अधीक्षक ने बताया कि अगर आग की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तो संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रतिवर्ष गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं काफी अधिक बढ़ जाती हैं। दमकल विभाग को भागम भाग करते हुए अपनी जान को खतरे में डालते हुए आग पर काबू पाना पड़ता है। विगत 2 वर्षों की तुलना में इस वर्ष गर्मी के मौसम की शुरुआत में केवल 40 दिनों के भीतर ही छोटी बड़ी मिलाकर 130 आग लगने की घटनाएं सामने आई, जिसमें 18 लोगों के आशियाने जलकर खाक हो गए। आगजनी की इस घटनाओं में करीब 65 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस समय कोयले की किल्लत रहने के चलते कोयले से बिजली का उत्पादन करने वाले विद्युत निर्मित केंद्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से राज्य में बिजली की किल्लत पैदा हो गई है और राज्य की जरूरतों को पूरा करने हेतु नेशनल ग्रिड सहित अन्य राज्यों से अतिरिक्त बिजली खरीदनी पड़ रही है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो राज्य में लोड शेडिंग को बढ़ाना पड़ सकता है। इस आशय की जानकारी राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत द्वारा मंत्रिमंडल की विशेष बैठक में दी गई। राज्य पर मंडरा रहे बिजली की कमी के संकट को देखते हुए आज राज्य मंत्रिमंडल की विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें पहले से किए गए करार की तुलना में वृद्धिंगत दरों से बिजली खरीदने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया, ताकि राज्य की जनता को बिजली की किल्लत और लोड शेडिंग का सामना न करना पड़े। कोयले के लगातार बढ़ते दामों की वजह से कोयला आधारित विद्युत उत्पादन काफी महंगा हो चला है। ऐसे में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आरक्षित रखी गई ईंधन समायोजन निधि धीरे धीरे खत्म हो रही है, जिसकी वजह से अब राज्य में विद्युत दर वृद्धि होना बेहद अटल दिखाई दे रहा है। इसे लेकर राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों को नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके मद्देनजर आगामी 2 माह में विद्युत दरों के बढ़ने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। आगामी रविवार 10 अप्रैल को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया व राज्य के वयोवृद्ध नेता शरद पवार 1 दिवसीय अमरावती दौरे पर आ रहे हैं। इस समय विदर्भ क्षेत्र में चिलचिलाती धूप के साथ भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान करीब 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ऐसे मौसम के दौरान भी 82 वर्षीय शरद पवार नागपुर से अमरावती का सफर कार के जरिए सड़क मार्ग से पूरा करेंगे और 10 अप्रैल को अमरावती शहर में करीब 6 घंटे बिताने के उपरांत सड़क मार्ग से ही कार के जरिए नागपुर रवाना होंगे। इन 6 घंटों के दौरान 2 प्रमुख कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ ही राकापा प्रमुख राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार द्वारा पूर्व महामहिम श्रीमती प्रतिभाताई पाटिल, पूर्व मंत्री व शिवाजी शिक्षा संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख तथा पूर्व जिला परिषद अध्यक्षा सुरेखा ठाकरे के आवास पर भी विजिट दी जाएगी। साथ ही शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने हेतु अमरावती आ रहे शरद पवार यहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा संभागीय के पदाधिकारियों के साथ संवाद बैठक में भी हिस्सा लिया जाएगा, जिसके उपरांत देर शाम 7 बजे वे सड़क मार्ग के जरिए ही कार द्वारा नागपुर हेतु रवाना होंगे।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार के आगामी 10 अप्रैल को होने जा रहे दौरे के मद्देनजर पूर्व तैयारियां कर रहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व विभाग समन्वयक संजय खोड़के द्वारा मंडल न्यूज के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा गया कि इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना को 23 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और समूचे राज्य में विशेषकर मराठवाड़ा व पश्चिम महाराष्ट्र में पार्टी का जनाधार काफी अधिक बढ़ा है, किंतु विदर्भ क्षेत्र में पार्टी इस समय अपेक्षाकृत रूप से मजबूत नहीं है। ऐसे में अमरावती संभाग के 5 जिलों का समावेश रहने वाले पश्चिम विदर्भ में पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने तथा पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए संभागीय स्तर पर विचार मंथन किया जाना बेहद जरूरी हो चला है। इसी बात के मद्देनजर पार्टी प्रमुख शरद पवार के अमरावती दौरे का औचित्य साधते हुए आगामी 10 अप्रैल को अमरावती में संभाग के पार्टी पदाधिकारियों की संवाद बैठक का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिवर्ष श्रीराम नवमी के अवसर पर अमरावती में विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल की अगुवाई में धर्मशील नागरिकों द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की भव्य दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोविड संक्रमण की वजह से उपजे हालात के चलते विगत 2 वर्षों से ऐसा कोई आयोजन नहीं हो पाया। किंतु अब कोविड संक्रमण का असर व प्रभाव काफी हद तक खत्म हो चुका है तथा सरकार व प्रशासन द्वारा सभी तरह के प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। ऐसे में 2 वर्ष के अंतराल पश्चात आगामी रविवार 10 अप्रैल को श्रीराम नवमी के पर्व के उपलक्ष्य में भव्य दिव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे सफल बनाने हेतु युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इस आयोजन को लेकर आज श्रीराम नवमी शोभा यात्रा समिति द्वारा बुलाई गई पत्रवार्ता में आयोजन के संदर्भ में विस्तार के साथ जानकारी देते हुए बताया गया कि आगामी रविवार 10 अप्रैल को बालाजी प्लॉट परिसर स्थित संत सीताराम बाबा मंदिर प्रांगण में शाम 4:30 बजे श्रीराम पूजन व आरती का आयोजन होगा। पश्चात शाम 5:30 बजे श्रीराम नवमी शोभा यात्रा का प्रारंभ होगा, जो बालाजी प्लॉट परिसर से निकलकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर गुजरेगी। इस शोभा यात्रा में एक से बढ़कर एक धार्मिक व सांस्कृतिक झांकियां भी शामिल की जाएंगी और शोभा यात्रा में ढोल ताशे व संदल पथक सहित सुसज्जित बग्घियां व घोड़े शामिल किए जाएंगे। साथ ही महापुरुषों प्रतिमाओं के साथ साथ सजीव झांकियां भी साकार की जाएंगी। इस शोभा यात्रा के दौरान झांकी स्पर्धा का भी आयोजन किया जाएगा और आकर्षक झांकियों को प्रथम 5 पुरस्कार देने के साथ ही प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए जाएंगे। नगर भ्रमण करने के उपरांत रात 10 बजे इस शोभा यात्रा का वकील लाइन परिसर स्थित संत गजानन महाराज मंदिर में विसर्जन किया जाएगा। कुछ 8-10 लोगों ने इस शोभा यात्रा का प्रारंभ किया था। ये शोभा यात्रा अम्मा पेट के यहाँ से शुरू हुई थी। जब इसकी शुरुआत हुई रिक्शा पर मंदिर के यहाँ उसका समापन होता था। एक छोटा सा स्वरूप था और उन्हीं लोगों का संकल्प था कि आगे चलकर यह शोभा यात्रा अमरावती का एक मुख्य आकर्षण बने, एक मुख्य उत्सव बने और उन्हीं के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए इस शोभा यात्रा को विधिवत हम आगे बढ़ा रहे हैं और उसको वैसा स्वरूप देने का प्रयास हम कर रहे हैं। 2 वर्ष उपरांत बड़ी धूमधाम के साथ आयोजित होने जा रही श्रीराम नवमी शोभा यात्रा के आयोजन हेतु श्रीराम नवमी शोभा यात्रा समिति 2022 का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर शहर के ख्यातनाम विधिज्ञ प्रशांत देशपांडे की नियुक्ति की गई है। साथ ही समिति में शहर के ख्यातनाम उद्योजक व समाजसेवी नितिन कदम को स्वागताध्यक्ष व शहर के ख्यातनाम चिकित्सक डॉक्टर प्रफुल्ल कड़ू को कार्याध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही आगामी 10 अप्रैल को नांदगांवपेट में भी श्रीराम नवमी के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर संत काशीनाथ बाबा सभागृह में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में श्रीराम नवमी के पर्व पर भव्य श्रीराम पालकी व शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसके उपरांत रात में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर भव्य महाआरती का आयोजन किया जाएगा। बीती रात करीब 10 से 10:30 बजे के दौरान शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह के विशेष पथक को गुप्त जानकारी मिली थी कि बडनेरा के पास स्थित मेघे इंजीनियरिंग कॉलेज के निकट नकली नोटों की एक डीलिंग होने वाली है, जिसके बाद सीपी के विशेष पथक ने जाल बिछाकर मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चलन में रहने वाले असली नोटों के साथ ही बच्चों के खेल में प्रयुक्त होने वाले चिल्ड्रंस बैंक के नोटों को बरामद किया गया। हिरासत में लिए गए आरोपियों के नाम शम्स अंसारी उर्फ मोहम्मद शमसुद्दीन, तौफीक अहमद अंसारी तथा संदीप सुरेश रायकवार बताए गए हैं। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मौके से धरे गए इन दोनों आरोपियों द्वारा चिल्ड्रंस बैंक के खिलौना नोटों की गड्डी बनाकर उसके नीचे व ऊपर चलन में रहने वाले असली नोट लगाए गए थे, जिससे ये असली नोटों की गड्डियां ही दिखाई दे रही थी। इन दोनों आरोपियों ने किसी पार्टी के साथ डील करते हुए उन्हें अपने पास 100, 200 व 500 रुपए मूल्य वाले नकली नोटों की खेप रहने की बात कही थी और इन नकली नोटों की गड्डियों को असली नोटों के बदले देने का सौदा तय किया गया था, किंतु इससे पहले ही दोनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। गत रोज मेलघाट की समस्याओं को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ बुलाई गई बैठक में जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने जल किल्लत सहित विभिन्न समस्याओं की समीक्षा की और उन्हें दूर करने हेतु आवश्यक उपाय योजना करने के निर्देश भी जारी किए। इस समय जलापूर्ति योजना, विद्युत वितरण कंपनी, सार्वजनिक लोक निर्माण तथा जिला परिषद प्रशासन को आदिवासी बहुल दुर्गम व अति दुर्गम क्षेत्रों में काम करने के संदर्भ में होने वाली दिक्कतों का जायजा लेते हुए पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने सभी दिक्कतों को दूर करने और मेलघाट क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्य करने के निर्देश जारी करते हुए 10 करोड़ रुपए के खर्च से गंगारखेड़ा प्रकल्प से आदिवासी गाँवों को जलापूर्ति करने की योजना बनाने को अपनी मंजूरी भी प्रदान की।
स्थानीय जिला परिषद के सभागार में गत रोज राज्य मंत्री बच्चू कडू की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की एक जायजा बैठक ली गई, जिसमें राज्य मंत्री बच्चू कडू ने विभिन्न विकास कामों की जानकारी लेते हुए कहा कि जिले में मूलभूत सुविधाओं के कामों को तुरंत पूर्ण किया जाना चाहिए और नागरिकों से संबंधित कामों को प्रथम प्राधान्य देते हुए जल्द से जल्द सभी कामों को पूरा किया जाना चाहिए। मेलघाट क्षेत्र के धारणी, चिखलदरा व अचलपुर तहसील के गांवों के विकास हेतु सरकार द्वारा 5 करोड़ 15 लाख रुपए की निधि मंजूर की गई है। इन विकास कामों के लिए क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल लंबे समय से प्रयासरत थे और अंततः उनके प्रयास सफल रहे। विगत 5 माह से चली आ रही एसटी कर्मियों की हड़ताल अब लगभग खत्म होने में है। हालांकि हड़ताल खत्म होने से पहले ही एसटी के कई कर्मचारी काम पर लौटने शुरू हो गए हैं और काम पर लौटे कर्मचारियों के जरिए लंबे समय तक ठप पड़ी रही एसटी की बस सेवा को एक बार फिर पहले की तरह धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है। ऐसे में अब एक बार फिर सड़कों पर एसटी की लाल परी बस से दौड़ती दिखाई दे रही है, जिन्हें यात्रियों का भी बेहतरीन प्रतिसाद मिल रहा है। ऐसे में लंबे समय तक सन्नाटे से भरे रहे एसटी आगारों में अब एक बार फिर यात्रियों की आवाजाही दिखाई देने लगी है और बढ़ती यात्री संख्या के चलते राज्य परिवहन निगम की आय भी दिनों दिन बढ़ रही है। इस समय मुस्लिम समाज बंधुओं का पवित्र रमजान माह चल रहा है और आज शुक्रवार 8 अप्रैल को माह रमजान का पहला जुमा रहा। ये तो मुस्लिम समाज बंधुओं में जुमे की नमाज का वैसे भी काफी अधिक महत्व रहता है और माह रमजान के दौरान पढ़ने वाले जुमे की नमाज का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में आज दोपहर के वक्त होने वाली जोहर की नमाज हेतु शहर की सभी मस्जिदों में मुस्लिम समाज बंधुओं की अच्छी खासी उपस्थिति देखी गई। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी वेस्टर्न जोनल ब्रांच के अधिवेशन का आयोजन अमरावती शहर में 8 से 10 अप्रैल के दौरान किया जा रहा है। अधिवेशन में समूचे पश्चिम भारत के महाराष्ट्र, गुजरात व गोवा राज्य के सुविख्यात मानसोपचार तज्ञ उपस्थित रहेंगे। इस अधिवेशन का आयोजन होटल ग्रांड महफिल में किया गया है। इस अवसर पर सुविख्यात मानसोपचार तज्ञ मार्गदर्शन करेंगे। इस अधिवेशन का विधिवत उद्घाटन कल शनिवार 9 अप्रैल को दोपहर 12 बजे किया जाएगा। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक हौशी जिम्नास्टिक संगठन व अमरावती जिला हौशी जिम्नास्टिक संगठन एवं डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के संयुक्त तत्वाधान में 8 से 10 अप्रैल के दौरान 16वीं ट्रैम्पोलिन व टम्बलिंग जिम्नास्टिक राज्य अजिंक्य स्पर्धा का आयोजन किया गया है। इस स्पर्धा का उद्घाटन शनिवार 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे किया जाएगा। जिले के कुर्रा स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक के मैनेजर द्वारा एक दिव्यांग छात्रा का बैंक अकाउंट खोलने से मना करते हुए उसे बेरंग लौटा दिया गया था, जिसके बाद अपंग जनता दल द्वारा अल्टीमेटम दिए जाने के बाद इस छात्रा को बैंक मैनेजर द्वारा बैंक में बुलाकर उसका अकाउंट खुलवा दिया गया। इस मामले में दोषी बैंक मैनेजर पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन नोडल अधिकारी शशि रंजन कुमार ने अपंग जनता दल को दिया है। विगत 4 दिनों से राजस्व कर्मचारी राज्यव्यापी कामबंद हड़ताल पर हैं। इस आंदोलन के दौरान सरकार के विभिन्न सरकारी कार्यालयों का कामकाज प्रभावित होकर सरकार को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं तहसील से लेकर जिलाधीश कार्यालय व जिला परिषद कार्यालय में कार्यरत राजस्व कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर रहने से लोगों को भी अपने काम कराने के लिए संबंधित कार्यालयों में चक्कर काटने पड़ रहे हैं। पहले किसी भी भूखंड की पुरानी खरीदी कितनी भी पुरानी हो तो भी संबंधित भूखंड पर निर्माण के लिए अनुमति मांगी जाती थी, तो मनपा द्वारा संबंधित भूखंड पर 20 वर्ष का टैक्स वसूला जाता था। लेकिन अब महानगर पालिका खुले भूखंड पर केवल 6 वर्ष का टैक्स वसूलेगी और यह टैक्स 1.2% की दर से वसूला जाएगा, जिससे भूखंड धारकों को काफी राहत मिलेगी। इस आशय की जानकारी स्थानीय मनपा प्रशासन द्वारा दी गई है। दरियापुर तहसील क्षेत्र में इन दिनों भीषण जल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर योद्धा के सूचना अधिकार कार्यकर्ता नकुल सोनटक्के ने शुक्रवार को यहां के जीवन प्राधिकरण की पानी की टंकी पर चढ़कर शोले स्टाइल में आंदोलन किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जनप्रतिनिधि के रूप में क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालने में नाकाम हुए विधायक बलवंत वानखड़े पर गंभीर आरोप लगाकर उनका निषेध भी दर्ज कराया। प्रहार शिक्षक संगठन द्वारा अमरावती जिला परिषद अंतर्गत घोषित दुर्गम गांवों की सूची पर आक्षेप दर्ज करने के बाद जिला परिषद प्रशासक अभिशांत पंडा तथा प्राथमिक शिक्षा अधिकारी एजाज खान द्वारा दुर्गम गांवों की सूची पर पुनर्विचार किया गया, जिसके बाद धारणी व चिखलदरा तहसील के सभी गाँव दुर्गम क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आज स्थानीय राजकमल चौराहे पर लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार को जमकर कोसा भी गया। इस समय पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी है। वहीं 1 अप्रैल से वाहन फिटनेस की शुल्क में भी काफी वृद्धि हो गई है, मगर अब जल्द ही आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत स्वचालित परीक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से वाहनों की जांच व परीक्षण किया जाएगा। केंद्र के फिटनेस प्रमाण पत्र को कानून में जरूरी किया गया है। इस समय मॉडल के रूप में ऐसा स्वचालित परीक्षण केंद्र नासिक में शुरू है। इसी तर्ज पर अमरावती में शुरू होने वाले केंद्र के लिए 4.5 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की गई है। जिला परिषद में जिला स्तरीय और तहसील स्तरीय तबादले की प्रक्रिया आगामी 17 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इसे देखते हुए वरिष्ठता सूची तत्काल तैयार करने के निर्देश जिला परिषद सीईओ अभिशांत पंडा ने सभी विभाग प्रमुखों व गुट विकास अधिकारियों को दिए हैं। मोर्शी नगर परिषद की हिंदू स्मशान भूमि के विकास कामों के लिए घोषित की गई निविदा प्रक्रिया गलत तरीके से चलाकर लाखों रुपए की मलाई खाने का प्रयास किया जा रहा है। अतः इस निविदा प्रक्रिया को रद्द कर सुधारित प्रक्रिया ली जाए, इस आशय की मांग यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद के माध्यम से समाज सेवक नीलेश रोडे व पूर्व उपाध्यक्ष अप्पा गेडाम ने की है।
आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में बच्चों की पढ़ाई के लिए आश्रमशालाएं चलाई जा रही हैं, किंतु आश्रमशाला के व्यवस्थापन को लेकर इससे पहले भी कई विवादित मामले सामने आए। वहीं अब धारनी तहसील के कुंटन गांव आश्रमशाला में मुख्याध्यापक द्वारा स्कूल की छात्राओं को बिना वजह प्रताड़ित कर परेशान करने की शिकायत छात्राओं सहित उनके अभिभावकों द्वारा प्रकल्प अधिकारी से की गई है। साथ ही कालू मालवीय और सरपंच निशा भिलावेकर ने संबंधित मुख्याध्यापक को निलंबित करने की मांग भी की। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।